जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। दोस्तों आज हम हिंदी महासंग्राम में वर्ण परिचय को लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। तो आज हम वर्ण परिचय में केवल स्वर के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगली वीडियो जो नेक्स्ट डे आएगी आपका, उसमें व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वर्ण परिचय में स्वर से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक पूछे जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से, उन पर आज हम चर्चा करेंगे और सविस्तार सभी चीज़ों को पढ़ते जाएंगे। इसके बाद देखेंगे कि जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं वर्ण परिचय में। तो वर्ण परिचय में पहले हम वर्ण परिचय में आने से पहले हम क्या करेंगे, वर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ण है क्या आपका, तो वर्ण के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो वर्ण परिचय, तो देख लीजिए वर्ण क्या है। किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है आपकी ध्वनि होती है। ध्वनि से ही वर्ण या अक्षर का निर्माण होता है। जो सबसे ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, वर्ण की जो सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वह ध्वनि होती है। ध्वनि से ही वर्णों अथवा अक्षरों का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो जो भाषा की सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सके, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें वर्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उन्हें वर्ण कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़िएगा इस टॉपिक को। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से अगर वर्ण पूछा जाए आपको, मूल रूप से वर्ण पूछा जाए तो आपको, तो मूल रूप से जो वर्ण होता है आपका 44 अथवा 44 वर्ण पाए जाते हैं, जिनमें मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मूल स्वरों की संख्या 11 और मूल व्यंजनों की संख्या आपकी 33 पाई जाती है। इसके बाद दूसरी टॉपिक है, दूसरी तरह से प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो कुल कितने वर्ण होते हैं दोस्तों, कुल 52 वर्ण होते हैं। कुल कितने वर्ण होते हैं, कुल 52 वर्ण होते हैं। जिनमें कुल स्वरों की संख्या पूछा जाए तो कुल स्वर आपके 13 होते हैं। कुल व्यंजनों की संख्या पूछा जाए तो कुल व्यंजनों की संख्या आपके 39 पाए जाते हैं। याद रखिएगा इस टॉपिक को, बहुत ही कंफ्यूजन होता है। मूल रूप से पूछे तो कुछ और होता है और कुल रूप से पूछे तो कुछ और होता है। इसके बाद बात करते हैं वर्णमाला के भेद की। तो जो वर्णमाला का आपका भेद है, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका स्वर है, दूसरा आपका व्यंजन। तो जो आज का वीडियो सेशन है वो केवल स्वर पर है। अगली जो सेशन आएगी अगली कल 25 तारीख को, वो आपका व्यंजन पर आधारित टॉपिक होगा। तो आज हम स्वर के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वर है क्या, स्वर से महत्वपूर्ण टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित। तो देख लेते हैं पहले स्वर की परिभाषा। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण करने में श्वास का अवरोध नहीं होता है, अथवा दूसरी तरह से देखें तो वे वर्ण जो बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे स्वरों की संख्या देख लेते हैं, अ, आ, ई, उ, ऋ, सी, ए, ओ, औ। ये सभी क्या है, आपके स्वर हैं। कुल कितने हैं दोस्तों, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अर्थात मूल रूप से जो स्वर होते हैं आपके 11 होते हैं। अब पूछा जाता है जो हिंदी है, हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी होती है। हिंदी में जो मात्राओं की संख्या होती है कुल 10 पाई जाती हैं। स्वरों की संख्या तो 11 होती हैं, किंतु मात्राओं की संख्या कुल 10 होती हैं। क्यों दोस्तों, क्योंकि जो अ शब्द है इसका कोई मात्रा नहीं होता है, इसलिए एक कम हो जाता है और मात्राओं की संख्या बन जाता है 10। आगे चलते हैं, अगले बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। खड़ी मात्राओं की संख्या कुल कितनी होती है, तो खड़ी मात्राओं की संख्या कुल 5 होती हैं। कुल मात्राओं की संख्या पूछा जाए तो आपको 10 होता है, और खड़ी मात्राओं की संख्या पूछा जाए तो आपका 5 होता है। ठीक है, आगे यदि बच्चों को मात्राओं का हमें ज्ञान कराना है, बच्चों को मात्राओं का ज्ञान कराना है, तो हम क्रियात्मक विधि से उन्हें कराएंगे। किस विधि से कराएंगे, क्रियात्मक विधि से कराएंगे।
अगली टॉपिक है हिंदी में स्वरों की मूल संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में स्वरों की मूल संख्या जो होती है आपके 11 होती हैं। बात स्वरों के भेद की आती है। तो स्वरों का भेद अथवा स्वरों का वर्गीकरण देखा जाए तो स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है हर्ष स्वर, जिनकी संख्या 4 होती हैं। हर्ष स्वर को ही स्वतंत्र स्वर अथवा मुख्य स्वर भी कहा जाता है। इसे एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर की बात करें तो जो दीर्घ स्वर होता है इनकी संख्या कुल 7 होती है। इनकी कुल संख्या 7 होती है। इन्हें द्विमात्रिक दीर्घ स्वर भी कहा जाता है, द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इसके बाद तीसरी स्वर की बात करें, जो तीसरा स्वर है आपका प्लुप्त स्वर है। प्लुप्त स्वर जो होता है आपकी 3 होती, प्लुप्त स्वर जो होती है इसकी मात्रा नहीं होती है। इनकी मात्रा केवल जब हम नाटक वगैरह में संवाद करते हैं तो वहां पे इनकी मात्रा यूज होता है। जैसे किसी का राम नाम है तो क्या कहते हैं, राम तो डायरेक्ट बुला देते हैं, लेकिन जब हम किसी शब्द को, किसी के नाम को थोड़ा सा खींच कर बुलाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उनके बीच जो मात्राएं लगती हैं उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे राम, श्याम, तो इनके बीच जो मात्राएं उत्पन्न होती हैं उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। इस प्रकार आपके यहाँ 7 यहाँ हुए और 4 यहाँ, कुल आपके मूल स्वर कितने हुए, 11 हुए। लेकिन मुख्य स्वर की कुल कितनी संख्या होती है, 13। तो उनमें जो अंग है और जो अह है इनको भी मात्राओं में जोड़ा जाता है, किंतु ये मुख्य स्वर में नहीं माने जाते। यह न तो स्वर है न तो व्यंजन है, इसलिए इन्हें अयोगवाह में रखा गया है। इन्हें स्वरों की संख्या, इन्हें व्यंजनों के रूप में माना जाता है, किंतु स्वर के रूप में नहीं माना जाता। आगे पढ़ेंगे विस्तार से तो जानेंगे कि इन्हें क्यों व्यंजन के रूप में रखा जाता है। तो पहला टॉपिक आपका हर्ष स्वर है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। तो जो हर्ष स्वर होती है उनकी संख्या कुल कितनी होती है, 4 होती हैं। हर्ष स्वर को मूल स्वर अथवा स्वतंत्र स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर की बात करें तो जो दीर्घ स्वर है आपका, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 7 पाई जाती है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों, 7 पाई जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं प्लुप्त स्वर की। जो प्लुप्त स्वर है, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है नहीं माना जाता, इन्हें स्वर के रूप में माना जाता है, किंतु इनकी कोई मात्रक नहीं होता है। इनकी जो मात्रा उपयोग में आता है तो किसी को पुकारने अथवा नाटक के संवादनों में इनका प्रयोग किया जाता है। अभी आपको उदाहरण बताया था, जैसे राम थोड़ा खींच के बोलेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, प्लुप्त स्वर का जो मात्राएं आती हैं वो उत्पन्न हो जाएंगी वहाँ पे। उसके बाद अगला है अयोगवाह क्या होता है। तो जो अंग और अह होता है, जो अंग और अह शब्द होता है, स्वर होता है, इन्हें ही अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह की संख्या 2 होती हैं, जिन्हें अनुस्वार कहा जाता है और विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार अंग होता है, विसर्ग अह होता है। अनुस्वार जिसकी मात्रा इस तरह से होती हैं अथवा अंग किसी के ऊपर बिंदी लगी हो, वर्ण के ऊपर बिंदी लगी हो, उन्हें अनुस्वार कहा जाता है। जैसे गंगा, कंस, कंठ, पंच आदि। उसके बाद आता है विसर्ग में। तो विसर्ग में ऐसे ही मात्राएं होती हैं, जैसे कुछ लगा है तह, पह आदि चीजें। तो इस तरह की मात्राओं को हम विसर्ग कहते हैं। जैसे प्रातः, नमः, अतः, इन सभी सब जो हैं बिंदियां लगी हैं इन्हें क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। इसके बाद आता है अनुनासिक। अनुनासिक होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। जो अनुनासिक होता है आपका, अनुनासिक को चंद्र बिंदु अथवा इस तरह से के रूप में लिखा जाता है, जिसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है। नाक और मुख से दोनों होता है। जैसे हंस, गाव, दांत
आंगन, आँख आदि। अब इसके आधार पर जो स्वर होते हैं दो प्रकार से बांटे जाते हैं। दो प्रकार से कौन कौन से हैं उसके बारे में देख लीजिए। तो दो प्रकार से जो स्वर बांटे जाते हैं, एक निरअनुनासिक और एक अनुनासिक होता है। निरअनुनासिक मतलब जिसमें नासिका का कोई सहयोग ना हो, अथवा केवल मुख से बोला जाता है, नासिका से ध्वनि नहीं निकलती है। देख लीजिए परिभाषा भाई। जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुख द्वारा होता है तथा नासिका से ध्वनि नहीं निकलती हैं, उन्हें निरअनुनासिक कहते हैं। जैसे इधर, उधर, आप, अपना, घर आदि शब्दों जो बने रहते हैं साधारण स्वरों से, उन्हें क्या कहते हैं? निरअनुनासिक। आता है अनुनासिक, जिसमें नासिका और मुख दोनों का सहारा लिया जाता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख और नासिका दोनों से ध्वनि निकलती है, उन्हें अनुनासिक स्वर कहा जाता है। जैसे किसी मात्रा के ऊपर आप बिंदी लगा दीजिए, चंद्र बिंदी लगा दीजिए, ये सभी क्या होती हैं? अनुनासिक के अंतर्गत आती हैं। स्वरों का जो भेद है, अब जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ का हम जो प्रयोग करते हैं उसके आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? तो जीभ के स्वर के आधार पर अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर और पश्च स्वर में बांटा गया है। देख लीजिए, अग्र स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कार्य करता हो, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए, एर, आय, जो होता है आपका अग्र स्वर के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो पश्च स्वर है आपका, मध्य स्वर है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्य करता है, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। इसकी संख्या केवल एक होती है, वह छोटा अ। उसके बाद पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता हो, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ा आ, ई, ऊ, ओ, औ और डॉक्टर वाला आगत स्वर जो होता है आ, इस तरह से। उसके बाद आता है मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर के भेद। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर के भेद, इनकी संख्या विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत और आगत स्वर। तो देख लीजिए, विवृत क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता हो उसे विवृत कहते हैं। जैसे आ, केवल इनकी संख्या एक मानी जाती है। इसके बाद अर्धविवृत की बात करें, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता हो उन्हें अर्धविवृत कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, अ, ए, ओ और डॉक्टर वाला आपका आ जो होता है। इसके बाद संवृत्त की बात करें तो जो संवृत्त होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, आपके संवृत्त के अंतर्गत आते हैं, यानी अर्थात इनकी संख्या जो होती है आपकी 4 होती हैं। अर्ध संवृत्त की बात करें, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, उन्हें अर्ध संवृत्त कहते हैं। जैसे ए, औ, जैसे ए और औ। आगत स्वर, अन्य भाषाओं से आए स्वर को आगत स्वर कहते हैं। जैसे डॉक्टर, कॉफी, ट्रॉफी, इसके ऊपर जो औ का मात्रा लगता है उन्हें ही क्या कहा जाता है? आगत स्वर कहा जाता है। अब आता है ओठों के आधार पर स्वर के भेद। ओठों के आधार पर स्वर के भेद, इनके दो भेद हैं। तो एक होता है अवृत्तमुखी और एक होता है वृत्तमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी अथवा गोलाकार नहीं होता है, उन्हें अवृत्तमुखी के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे अ, आ, ई, ए, सभी शुरुआत के स्वरों में 6 मात्राएं जो होती हैं अवृत्तमुखी में पाई जाती हैं। वृत्तमुखी में क्या होता है आपका? जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी अथवा गोलाकार होते हैं, जैसे उ, ओ,
और एक आगत स्वर के जैसे होते हैं आ। इन स्वरों को वृत्तमुखी के अंतर्गत रखा जाता है। तो आज की वीडियो का सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में व्यंजन के साथ आपके बीच फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए बस यहीं तक। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और वीडियो को इतना शेयर करिए कि यह वीडियो बहुत ही फेमस हो जाए। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में व्यंजन के साथ। जय हिंद दोस्तों।